नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ सीमा बीजी की रचना का अंतिम भाग। बहुत दिनों के बाद बाजार में ऐसे ही घूमकर आई तो अच्छा लग रहा था। अगले दिन हम लोग सुबह वॉक पर गए तो वापस आते हुए मैंने ढोल बजने की आवाज़ सुनी तो ग्रेट दादू को उधर चलने को कहा। वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे थे। पास जाकर देखा तो दो बांसों के बीच में रस्सी बंधी थी जिस पर एक लड़की एक डंडा लेकर बहुत आराम से चल रही थी। दादू ने बताया कि यहाँ इनको नट नटनी कहते हैं। तरह तरह के तमाशे दिखाकर अपना पेट भरते हैं ये लोग। टिककर एक जगह नहीं रह सकते। इन लोगों को बंजारा या खाना बदोश भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इन्हें नोमेड्स कहा जाता है। तमाशा खत्म हो गया। कुछ लोग पैसे दे रहे थे, कुछ ऐसे ही चले जा रहे थे। मैंने भी दादू से पैसे लेकर उस लड़की को दे दिए। लड़की के हाथ पर, गले, ठोडी और माथे पर गोदने से फूल पत्ती और बिंदु जैसे बने हुए थे, मतलब टैटू का पुराना वर्जन। कुछ औरतें और आदमी भी थे उनके साथ। औरतों ने कलाई से लेकर ऊपर बाजू तक सफ़ेद मोटी मोटी चूड़ियाँ पहन रखी थी और जैसे लड़की ने गोंदने से डिजाइन बनवा रखे थे वैसे ही औरतों ने भी बनवा रखे थे। गले में मोटे मोटे हंसली टाइप कुछ पहना था। हम तो ऑक्सीडाइड ज्वेलरी बोलते हैं, पता नहीं वैसा कुछ था या चांदी थी जो काली होने की वजह से एंटिक के लुक दे रहे थे। बदमाश देखकर मजा कम, डर ज्यादा लगा उस लड़की के गिरने का, पर वो तो परफेक्ट थी। घर आकर नाश्ता वगैरह किया ही था कि अनूप और राधा आ गई। अनूप तो ग्रेट दादू से पूछने आया था कि आप कब फ्री होंगे, मैं आपको कुछ लड़कों से मिलवाना चाहता हूँ और आपसे सलाह भी लेना चाहते थे। दादू ने उनको 4 बजे का टाइम दे दिया। राधा तो मुझसे मिलने आई थी तो मैं उससे बातें करते हुए अपना काम करने लगी। मैंने उसे अपने साथ खाना खाने को मना लिया और उसके बाद बाजार भी जाना था। ठीक 4 बजे अनूप अपने 3-4 दोस्तों के साथ आ गया। काकी से चाय बनवाकर सबको चाय पिलाकर मैं और राधा बाजार जाने के लिए निकलने लगी तो अनूप ने कहा, अभी रुको, मैं भी चलूँगा तुम लोगों के साथ। अब उसके ऐसे कहने के बाद ग्रेट दादू ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी तो हम बैठ गई। राधा घर चली गई ये कहकर कि जब जाने लगो तो बुला लेना। ग्रेट दादू से अनूप और उसके दोस्त फसलों, मौसम, बीजों की पहचान, खाद वगैरह सबके बारे में पहले उनसे पूछ रहे थे। फिर अनूप अपना बता रहा था कि उसने क्या सीखा और क्या रिजल्ट निकला। मुझे तो वैसे भी समझ नहीं आ रहा था। ग्रेट दादू उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे और सवाल जवाब भी कर रहे थे, तो अनूप और उसकी टोले भी कंफर्टेबल दिख रहे थे। दादू ने कहा, अनूप बेटा, अब तुम जैसे नौजवानों की ही जरूरत है इस क्षेत्र में। अगर तुम्हारी पीढ़ी के बच्चे गांव छोड़कर शहरों में नौकरी करने भागोगे तो खेती कौन करेगा, अन्न कहाँ से आएगा, देश कैसे तरक्की करेगा। अगर हमें अनाज भी पड़ोसी देशों से मंगवाना पड़ा। हमारा देश तो कृषि प्रधान देश हुआ करता था, पर मैं देख रहा हूँ कि गांव का हर बच्चा शहर में पढ़ लिख कर शहर का ही हो जाता है। अब जब गांवों में रहने वाले बच्चे भी खेती नहीं करना चाहेंगे तो शहर के बच्चों से तो उम्मीद ही छोड़ दो। बाबा आप ठीक कह रहे हैं, इसीलिए बदलते वक्त के साथ इस दिशा में काम हो रहा है। अब कई फसलें हम एक साल में उगा सकते हैं। तकनीक काफ़ी आ गई है। हम सब मिलकर शुरू करेंगे, धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ते जाएंगे। आप चिंता मत करिए। अब नौजवान समझ रहे हैं कि नौकरी से अच्छा अपने गांव में रहकर अपने पैतृक कामों को संभाला जाए और खुद मालिक बने। अनूप बात सुनकर मैं एक बार फिर इम्प्रेस हो गई, पर फिर सोचा आखिर भाई किसका है। ग्रेट दादू अनूप भाई ठीक कह रहे हैं। आजकल गांव हो या शहर, हर जगह जैसे इंटरनेट पहुंच गया है न, वैसे ही देश विदेश की खबरें भी सबको पता चलती रहती हैं। आपने ठीक कहा कि शहरों में पढ़ने के बाद कोई गांव आकर अपने खेतों में काम न करके 20-25 हज़ार की नौकरी के पीछे भागते हैं। पर दादू, जैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है हर साल, अब बच्चे भी समझ रहे हैं कि अपने गांव या स्टेट में रहकर काम करना ज़्यादा अच्छा है। शहरों में किराए भर कर रहने और कुछ हजार कमाने के बाद भी सुकून न मिलने से वक्त की पुकार को हम जितना जल्दी समझेंगे उतना अच्छा।
नहीं तो न हम शहर में रहने लायक रहेंगे न गांव में। मैं भी सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाकर अनूप भाई को सपोर्ट करूंगी और अनूप भाई के कुछ वीडियो अपलोड करके डाल देंगे। फिर देखना दादू, सब जुड़ते चले जाएंगे और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है अभी का। मुझे तो तू पगलिया सी लगती थी, पर तू तो समझदार निकली, अनूप ने चिढ़ाते हुए कहा तो दादू और उसके दोस्त भी हंसने लगे। पर दादू ने तुरंत टोका, तेरी ये बहन पगलिया नहीं है, मेरी अम्मा, मेरी दोस्त और हमराज भी है। ये बोलने के बाद भी दादू हंस रहे थे। अच्छा, पगलिया शब्द वापस लिया, मेरी समझदार बहन, वीडियोस की बातें बाद में करेंगे, चल पहले तुम दोनों को घुमा लाऊं। अनूप ने कहा तो दादू ने बोला, अब लड़कियों को बाजार मत ले जा, इसको मंदिर दिखाकर ला। हमने राधा को भी बुला लिया। मंदिर हम कार में गए थे। राधा बता रही थी कि यहाँ 4 मंदिर है। हम पहले जिस मंदिर में गए उसको दाऊ जी का मंदिर कहते हैं। राधा और अनूप से मंदिर के इस नाम का कारण पूछा तो वो ठीक से नहीं बता पाई। मंदिर गए तो उसका परिसर बहुत बड़ा था, कुआं बना हुआ था। थोड़ा अंदर गए तो बहुत बड़ा सा बीच के हिस्से में छत नहीं थी। मंदिर में आरती का समय हो गया था। वहाँ गोपाल बाबा मिले जो बहुत बुजुर्ग थे। दादू और ग्रेट दादू सबको वो जानते थे। वो तैयारियों में लगे थे और थोड़ी बहुत बात भी कर रहे थे। श्री कृष्ण और बलराम जी की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होने की वजह से दाऊ जी का मंदिर कहते होंगे, क्योंकि बलराम जी को ही दाऊ कहते हैं। ये मैंने अपने आप सोच लिया। आरती करते वक्त शंख और बड़ी बड़ी घंटियाँ थी, जैसे पुराने स्कूलों में पीतल जैसी थाली होती थी और डंडी से घंटी बजाई जाती थी, वो उस तरह की थी और छोटे छोटे बच्चे बजा रहे थे। आरती के बाद हम सामने गए जो मंदिर ही था, वहाँ भी पूजा की जाती है। गोपाल बाबा जी से प्रसाद लेकर हम बाहर आ गए तो राधा ने बताया कि इसके पीछे बाबा का कमरा है और मंदिर की छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बाहर से हैं। उस मंदिर से निकलकर थोड़ी दूर पर एक और मंदिर था, वो थोड़ा छोटा था। वहाँ भी माथा टेक कर हम वापस आ गए। घर की तरफ बढ़े तो रास्ते में राधा ने एक और मंदिर दिखाया जो शीतला माता का मंदिर है। यहाँ सुबह पूजा होती है, कल आपको दिखाऊंगी। ठीक है, फिर 10 बजे तक तैयार हो जाना, मैं भी वॉक से आकर रेडी हो जाऊंगी। सुबह वॉक से आने के बाद मैं नहाकर तैयार हो गई। ग्रेट दादू को नाश्ता करवाने के बाद काकी को भी नाश्ता करने और मेरे लिए बनाकर रखने को बोला। राधा को बुलाने चली गई। वो मुझे घर के बाहर ही मिल गई, मुझे ही बुलाने आ रही थी। उसके हाथ में लोटा था। उसने बताया कि माता पर जल चढ़ा देंगे। हमारे घर से 5 मिनट का ही रास्ता था। छोटा सा मंदिर बना था जिसमें शीतला माता विराजमान थी, पर जिस जगह पर मंदिर था वो बहुत बड़ी थी। वहाँ एक तरफ कुछ पेड़ लगे थे और एक तरफ बड़ा हॉल और 4-5 कमरे बने थे। राधा ने बताया कि हमारी फैमिली की सभी औरतें इस मंदिर में जल चढ़ाने आती रही हैं। जब घर में या गांव के बच्चों को माता निकलती है तो यहाँ पूजा की जाती है। राधा ने बताया कि ग्रेट दादी की इच्छा थी कि मंदिर को पक्का बनवाकर यहाँ कमरे भी बनवा दिए जाए, तो यहाँ सबने मिलकर इसको इतना सुंदर बना दिया है। मंदिर से आकर दादू को मेडिसिन दी और खुद नाश्ता कर ही रही थी कि पापा का कॉल आ गया। पापा ने बताया कि तेरा रिजल्ट आ गया है, मैंने तुझे मार्क्स व्हाट्सअप कर दिए हैं, अच्छे हैं तेरे नंबर, अब सोचो आगे क्या करना है, क्योंकि फॉर्म भी निकलने लगे कुछ दिन में। पापा ने बात करके फ़ोन रख दिया। यही आदत रहती है पापा की, हमेशा अपनी बात बोलकर फ़ोन रख देती है। मैंने ग्रेट दादू को अपना रिजल्ट बताया तो बोले, आज तो मिठाई खाना बनता है। ठीक है दादू, पहले आपकी शुगर चेक करूँगी, फिर मिठाई के बारे में सोचेंगे। दादू आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं घर पर ही हूँ, कुछ चाहिए तो आवाज़ लगा देना। मैं अपना फ़ोन लेकर बैठ गई और अपनी सहेलियों से बातें करने में पीछे हो गई। बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। ग्रेट दादू सोकर उठ गए थे। दादू ने आवाज़ लगाई, तब ध्यान टाइम पर गया। काकी भी सो गई थी। काकी को चपाती सेकने के लिए कहकर दादू के पास चली गई। अक्कू कुछ खाने को दे, भूख लगी है। काकी तो अभी आटा लगा रही थी। मैंने दादू को अमरूद काट कर दे दिया। लंच करते हुए दादू ने कहा कि आज अनूप के साथ बाजार टाइम से चली जाना और आते हुए उनके घर के लिए मिठाई लेती आना। मेरे पास होने की खुशी में उनका मुंह मीठा करवाना है। ठीक है दादू,
ले आऊंगी। अनूप को फ़ोन करके चलने का पूछा तो उसने 4 बजे तैयार रहने को कहा। राधा को भी लेते आना, मैंने उसे याद दिलाया तो वो बोला ठीक है। हम बाजार घूम आए, मिठाई भी ले ली, पर अनूप तो हमें कुछ खाने ही नहीं दे रहा था, न ही रुकने दे रहा था। जब घर के पास पहुंचने वाले थे तो राधा ने कहा, भाई 2 मिनट रुको, दीदी को शीला मौसी से मिलवा कर लाती हूँ। मुझे पता नहीं, शीला मौसी इलाज करवाने के लिए गई हुई है, अनूप ने बताया। अब तो घर ही आना था। मैंने मिठाई का डब्बा दादू को दे दिया कि आप अनूप के साथ जाकर दे आओ और दादू से भी मिल लेना। ग्रेट, दादू बोले। फिर अक्कू तू भी चल और काकी को भी ले चल। यहाँ अकेले बैठोगी, वहाँ सबके साथ बैठ जाएगी। हम सब अनूप के घर पहुँच गए। सबने मुझे मेरे पास होने की बधाई दी और मैंने सबको मिठाई खिलाई, पर सबसे पहले एक छोटा सा पीस ग्रेट दादू को खिलाया। सब बातें करने लगे और चाची और काकी खाने की तैयारी करने लगे। मैं अनूप और राधा के साथ फ्यूचर प्लानिंग करने लगी। हम अनूप के वीडियोस के बारे में डिस्कस करने लगे तो राधा चली गई। काफ़ी देर विचार करने के बाद हमने फाइनल किया कि अनूप अरने वीडियो बनाकर मुझे भेजा करेगा। मैं उन्हें अपलोड करूंगी और एक पेज भी बनाऊंगी जिसमें कैसे काम किया जा रहा है और हमसे छुटने के लिए अनूप की डिटेल्स शेयर कर देंगे। हम पेज का नाम सोचने में लगे थे। काफ़ी सारे नाम सोचे पर कोई भी अच्छा नहीं लगा। काफ़ी नाम सोचने और हमारा एक मकसद था पेज बनाने का सोचकर हमने पुकार का नाम फाइनल किया और साथ में एक टैगलाइन जोड़ दी, पुकार देश के गाँवों की। अब हमने तो यही सोचा कि अच्छा लग रहा है, थोड़ा अलग और हमारे मकसद को सार्थक भी कर रहा है। एक बार फिर हम सब अनूप के घर डिनर कर रहे थे। मोम को फ़ोन आया तो हमने वीडियो कॉल कर लिया और हम सबकी बात घर में सबसे हो गई। पापा ने ग्रेट दादू को बोला कि अब आप यहाँ आ जाओ, आपका चेकअप कराना है और अक्कू के फॉर्म भी निकलने शुरू हो जाएंगे। ग्रेट दादू बोले ठीक है, हम इसी हफ्ते आ जाते हैं। दादाजी आप नाराज़ मत हो, अब तो सब आपने वहाँ का हिसाब किताब भी देख लिया और अब तो सब अपने परिवार ने ही देखना है, तो आप बीच बीच में आते रहना। पर हम सब भी आपके लिए उदास हो गए हैं। बेटा मैं नाराज़ नहीं हूँ, हम यहाँ से 2-4 दिन में चल देंगे। अगले दिन ग्रेट दादू ने बड़े चाचू को सुबह ही बुला लिया और उन्हें सब काम समझा रहे थे। ग्रेट दादू ने उन्हें बताया कि अगली फसल से अनूप की जिम्मेदारी रहेगी, तुम उसे पूरी छूट देना अपने तरीके से काम करने की, तभी वो खुलकर अपने प्रयोग कर पाएगा। कोई परेशानी नहीं, अगर 1-2 साल बचत न हो पाए या उसको परेशानियां आए, बस उसको प्रोत्साहन देते रहना। वो मेहनती है, हमारे विश्वास पर खरा उतरेगा। जी बाबा आप जैसा कहें। ये मोहन वाली कार का क्या करना है बाबा? चाचू ने पूछा तो दादू ने कहा कि ये अनूप इस्तेमाल कर लेगा, इसके कागज़ अपने नाम करवा लेंगे। उससे सारे कागज़ ले लो और जाकर अपने काम करवा लेना जल्दी ही। मैं आज ही मोहन लाल से बात कर लेता हूँ। जी ठीक है, मैं खेतों में ही जा रहा हूँ, मिलता है तो मैं कहता हूँ कि आपको दे जाए। ठीक है बेटा, अनूप घर पर हो तो उसको भेज देना, उससे भी बात करनी है। जब अनूप आया तो दादा ने उसे भी वही सब बताया जो चाचू को समझाया था। पर कार उसने अपने नाम करवाने से मना कर रहा था, पर दादू ने कहा कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है तो लेना ही होगा। फिर अनूप ने नहीं कर पाया। मोहन चाचा शाम को ही सारे पेपर्स दे गए और एक स्टैम्प पेपर में लिखवा लाए थे। वो कार उन्होंने बेची है, नाम की जगह खाली थी, वो हम अपने आप भर लेंगे कह दिया और कार की दूसरी चाबी भी हमारे पास थी। हम धीरे धीरे सामान समेट रहे थे जाने के लिए। गांव से हमारे घर तक का रास्ता तकरीबन 4-5 घंटे का ही है, तो तय हुआ कि मोहन चाचा और हमारी कार दोनों जाएंगी, एक अनूप चलाएगा तो दूसरी बड़े चाचू। सुबह जाकर शाम को आना ही था उन्हें वापस, तो एक कार में दोनों वापस आ जाएंगे। किसी को भी साथ न चलना पड़ता अगर ग्रेट दादू मुझे कार चलाने देते। वो कह रहे थे कि हाईवे पर नहीं चलानी। सब हमने समेट लिया था। सुबह 4 बजे ही हमने उठकर चाय पी और साथ के लिए भी ली और फ्रूट्स भी रख लिए। काकी का हिसाब कर दिया और साथ ही खाने का काफ़ी सामान उन्हें ही दे दिया और कहा कि हमारे जाने के कुछ घंटों के बाद सफाई करके चाबी अनूप के घर देकर जाएं।
एक चाबी तो हमारे पास थी ही। बड़े चाचू को ग्रेट दादू ने बोल दिया था कि अपनी दोनों कार या ट्रैक्टर हमारे ही आंगन में ही खड़ी कर लिया करना। हमने राधा को भी साथ ले लिया। अनूप, मैं और राधा एक कार में और दूसरी कार में बड़े चाचू और ग्रेट दादू। रास्ते भर हम अनूप के वीडियोस और पेज की बातें डिस्कस करते रहे। ग्रेट दादू और अनूप ने खुली आंखों से जो सपना देखा था वो पूरा करने के लिए तो जी जान से हम सब मेहनत करेंगे। मैं तो अभी से अपना सपना देखने लगी हूँ कि गांव की यंग जनरेशन ने एग्रीकल्चर की फील्ड में धूम मचा दी है और हमारे देश में बेरोजगारी और भूखमरी धीरे धीरे कम और फिर खत्म ही हो जाएगी। पुकार का उद्देश्य तभी तो पूरा होगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।